बीजेपी को लाने का। अब वो किस रूप में है मुझे तो पता नहीं, आपने भी देखा होगा मीटिंगें भी उनकी कम हो रही है। अजमेर में जो मीटिंग थी उसमें तो कुर्सियां ही खाली थी। कौन सा कॉन्फिडेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उनको ये लगता है कि साल भर में जो मैंने आखिरी साल में अपनी सरकार के जो योजनाएं चलाई हैं, राहत शिविर के लिए कैंप निकाला हो और तरह तरह की चिरंजीवी योजना है, 8 रुपए में इंदिरा रसोई है, तमाम उनको उसको लगता है उसका असर जनता के बीच में अच्छा गया, रिपीट होगी देखिए, सरकार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 1952 से अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें सभी सरकारों का, सरकारें राजस्थान में सभी की रही, सभी दलों की रही है, गठबंधन की भी सरकारें रही है, लेकिन कोई भी इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही जितनी ये 18 से 23 वाली कांग्रेस की सरकार है। ये जब से बनी थी ना उस दिन से ये अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। अस्थिरता का भाव मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा रहा, और जब अस्थिरता का भाव आया तो सत्ता के दो केंद्र बन गए। एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, दूसरे का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे थे। और अशोक गहलोत साहब ओपनली जब सभा में ये कहते थे कि मेरी सरकार माननीय विधायक साहब के कहने से या इनके सपोर्ट से बची, तो विधायक मिनी मुख्यमंत्री बन गया। एक तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, दूसरा विधायक मिनी मुख्यमंत्री बन गया, तो लूट शुरू हो गई, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तो जो इनका सुशासन का नारा था, गुड गवर्नेंस, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस, और इसीलिए ये सारी अव्यवस्थाएं हुई। नहीं, ये ठीक है, 199 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनको बहुमत मिल गया बाद में। अस्थिर की किसने सरकार, वो इल्जाम आप लोगों पर लगाते हैं। सचिन पायलट साहब किसके आदमी थे जी? हमारे थे क्या? आपने एसओजी का नोटिस दिया और वो भागे, तो वो हमारे आदमी थे। आज कहां हैं सचिन पायलट साहब? जहां तक 99 सीटें आई, आपने बीएसपी के लोगों को सम्मिलित कराया, वही बीएसपी के एक आदमी लाल डायरी लिए घूम रहे हैं। उससे भी सिद्ध हो रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। वो कह रहे हैं तो गृह मंत्रालय में दिल्ली में लिखी गई है डायरी, इसका नाम ही लाल डायरी वहीं पे पड़ा है। विधानसभा में नहीं दिखाई उन्होंने, वो तो ओपन पन्ने दिखा रहे हैं जी, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, नंगा नाच हुआ भ्रष्टाचार का। अच्छा, मैं ये चलो वो लाल डायरी का विषय अलग है। इनके जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी इन्होंने जी। फील्ड में सबको पता है, जनता, इसलिए जनता त्रस्त है इनसे। कैसे रिपीट होंगे जी? कोई सवाल ही नहीं है। नहीं तो जहां तक अस्थिरता की बात है, अभी वो कहते हैं ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई, ये सब एक चुनाव में अस्थिरता का भाव पैदा करने के लिए ही है। नो, ऐसा नहीं था जी। देखो मैं बताऊं, रिजल्ट आया, उसके बाद ये 10-15 दिन मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए, सड़कों पे भी प्रदर्शन हुआ, आप पुराने वीडियो उठा करके देखो। उसके बाद मुख्यमंत्री तय हुआ दिल्ली में, हाईकमांड, कांग्रेस की हाईकमांड ने तय किया अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम होंगे। इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना आप, उनके सामने सचिन पायलट साहब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने 2-2 मुख्यमंत्री दे दिए, 2-2 मुख्यमंत्री। किसी स्टेट में 2 मुख्यमंत्री होते हैं क्या? वहीं से यह अस्थिरता का भाव आया। किसके मन में? अशोक गहलोत साहब के मन में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके भाव में पड़ रहा था, वहीं से भाव आ गया कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या समझौता करके आए ये तो मुझे पता नहीं। 2.5 साल के बाद उन्होंने सोचा होगा, 2 साल के बाद भाई में समझौता हुआ था, क्या हुआ? तो ये अस्थिरता का भाव पहले दिन से ही सरकार में रहा। तो इट इज ए अनस्टेबल गवर्नमेंट, अभी भी अनस्टेबल है। अब जनता सब समझ चुकी है कि भाई आप शासन नहीं दे पाए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए। कई तो, मैं बीकानेर से एमपी हूं, कई मुझे ठेकेदार फोन करके पूछ रहे हैं साहब ये कौन सा नियम है कि 5 लाख से हमारा बिल बड़ा है, वो ट्रेजरी में कैसे अटका हुआ है? तो ट्रेजरी वालों को पूछता हूं तो वो कहते हैं सरकार ने मना कर रखा है कि 5 लाख से ऊपर का बिल है उसको पास नहीं करना है। ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। चलिए, अब तो चुनाव का वक्त है। उनका मैं जो बात बीच में रह गई थी वो कि एजेंसियों की बात, आप तो कानून मंत्री हैं देश के। उनका कहना है कि देश की सारी जांच एजेंसियां इस वक्त केवल मोदी जी के राजनीतिक विरोधियों का पीछा करती हैं, खासकर तब जब वहां पर चुनाव हो, उन्हीं राज्यों में जाती हैं जहां पर गैर बीजेपी दलों की सरकार होती है। देखिए, हमने लोकसभा में भी इनको चैलेंज किया था,
बहस के दौरान कि आप ईडी की वर्किंग पे आप बहस कराइए। किसने ईडी का, सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? हम चाहते हैं बहस, ये तो बहस के लिए तैयार नहीं है। ईडी हमने बनाई क्या? ईडी तो इनके पीरियड में बनी है ना। सीबीआई हमने बनाई क्या? अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और कोई क्लू मिलेगा तो ईडी का काम है जांच करना। अगर ये साफ सुथरे हैं तो डर क्यों रहे हैं? ये किस चीज का डर है इनको? ये इस तरह से ईडी जैसी संस्था को ईडी और टीडी बोलना, ये संवैधानिक पद पे बैठे हैं अशोक गहलोत साहब, इनको शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नहीं, उनको तो ये तक कहना पड़ा, उनको भूपेश बघेल साहब को कहना पड़ा, इन्होंने रिपीट किया उस बात को। अशोक गहलोत जी ने, इतने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते हमारे शहरों में जितने ईडी आईटी उनको भी शोभा नहीं देता, इनको कतई शोभा नहीं देता। राजस्थान की कल्चर नहीं है जी। अच्छा, कोई जांच करने के लिए जाए, उसको आप ऐसा बोलोगे? सबके घरों में तो नहीं गए ना, जहां कहीं क्लू मिला उनको तभी तो गए ना। नहीं, ये प्रॉब्लम ही है कि उन सबके घरों में नहीं जाते, कांग्रेसियों के नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है जी। जहां क्लू मिला वहां गए, जहां क्लू मिला वहां गए। अब एक ही दिन मुख्यमंत्री के बेटे को समन होगा और पीसीसी अध्यक्ष के घर पर जाकर रेड होगी, तो सवाल पूछेंगे वो। एक बार बताओ, 2008 में ये केस नहीं था वैभव गहलोत पे? 2008 में किसकी सरकार थी? हमारी थी क्या? क्यों नहीं बोलते वो वैभव गहलोत? वैभव गहलोत ने कहा वो अगर 2008 का केस था, मैंने मैंने जवाब दे दिया। अब चुनाव में क्यों आ रहा है मेरे पास? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि हम कोई वेंडेटा या किसी के माध्यम से काम नहीं करते हैं, दुर्भावना से काम नहीं करते। जांच एजेंसियां जब अपना लगता है कि अब हम इसको समन पे लिए बुलाना है, इसकी जांच करनी है, उसके लिए बुलाते रहते हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं है, जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता उनको भी बुलाते हैं। ये तो इनको आरोप लगाने का काम है इनका, इसलिए लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं वैभव गहलोत पे 2008 से केस चल रहा है। हमारी सरकार थी क्या? टाइम लगता है थोड़ा। रॉबर्ट वाड्रा में नहीं चल रहा केस, समय लगता है। नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं उस केस का, हुआ क्या? अब आपने वाड्रा जी का नाम ले दिया, रॉबर्ट वाड्रा जी का। देखिए, ये जमानत पे हैं। इन्होंने मेरे बीकानेर जिले में ही जमीनें खरीदी थी, सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया था, किसानों की सस्ती जमीनें खरीदी और जीएसएस के आसपास खरीदी। और जो सोलर पावर प्लांट लगाने आए थे, उन्होंने कहा आप जमीनें रॉबर्ट वाड्रा से लीजिए। लैंड बैंक बनाना था राजस्थान सरकार को, जो पिछला कालखंड था अशोक गहलोत साहब का, नहीं बनाया। और अधिकतर लोगों को रॉबर्ट वाड्रा से ही जमीनें खरीदनी पड़ी। सीलिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ तो केस चला तो इन्होंने हाईकोर्ट से जमानत ले रखी है। वो हाईकोर्ट से केस अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा भी बचेंगे नहीं। केस आगे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट 10 साल हो गए इकबाल साहब आपकी समय सरकार लगता है को ना दिल्ली में। न्यायिक प्रक्रिया में, कानून प्रक्रिया, ये जमानत पे थे लंबे समय से, तो राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत पे थे। नहीं, देखिए, कई बार लोगों के मन में ये भावना आती होगी कि भाई बीजेपी की सरकार ये लटका के रखना चाहती है हथियार के तौर पर। नहीं, कोई विषय नहीं जी। हम दुर्भावना से काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में जो उसको अवसर मिलना चाहिए वो अवसर लिया उसने। यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय से जमानत पे रहे, वो तारीख पे तारीख पड़ती गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और मुझे लगता है कि फैसला जल्दी आएगा। अब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मगरमच्छ भी कोई होगा तो पकड़ा जाएगा, छोटी बड़ी बड़ी मछली नहीं, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। किसकी ओर इशारा कर रहे थे? इसको लेकर लोग कयास लगाने रहे कि भाई राजस्थान में अब क्या बड़ी क्या है, कांग्रेस के जमाने में एक कल्चर बन गई देश में कि वी आर द वीआईपी, हमारे तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। उस कल्चर को अगर किसी ने समाप्त किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसकी और इशारा था। अब दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है, आपकी मुख्यमंत्री को समन किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनके मंत्री को जेल में डाला हुआ है। चाहे हैदराबाद में कार्रवाई होती है किसी के ऊपर, सब लोग कहते हैं कि भाई वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये अभी मनीष सिसोदिया जी जेल में है, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है उनको क्या? जुडिशरी अगर उनको जमानत नहीं दे रही है तो इसका मतलब केस सॉलिड है। अब इसमें भी अगर आपको किसी को या कुछ लगता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। केस सॉलिड है तभी तो जमानत नहीं मिल रही है ना।
लोग तब ये पूछने लगे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे, उनको भी आप समन के लिए विषय बुला रहे ये हैं? नहीं है, विषय तो अगर कोई गलत किया है तो जेल जाएगा ही, लेकिन एक कल्चर थी कि कोई बड़ा आदमी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एजेंसी हाथ नहीं लगा सकती। उस कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया, ये जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है। नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, अब प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में ये बात कहते हैं कि आपने मुझे इसीलिए बैठाया है ना यहाँ पर कि मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करूं। फिर हम देखते हैं जो आपने बताया एजेंसियों की कार्रवाई बिना किसी दुर्भावना के चल रही है। तो इसलिए लगता है कि क्या हम कुछ ऐसे एजेंसियों के कदम उठते हुए देखने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए? मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में है, उनके ऊपर कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते हैं। देखिए थोड़ा समय लगता है जी। अब 2G का केस कब से था वो, सारे छूट गए एक उसमें। मिनट, वो तो एक अपील में है ना, तो अब उसके बाद कोयले का केस आया। आप यही पूछना चाह रहे थे ना, अभी 2G में फैसला नहीं है जी, आगे चल रहा है अपील में। कोयले के केस में तो एक मंत्री को सजा हुई है, इसका मतलब कोयले का केस भी सही था ना, तभी तो सजा हुई है। पूछना तो मैं साफ साफ आपसे चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं क्या, भूपेश बघेल जेल जा रहे हैं देखिए क्या? अगर किसी ने गलत काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में बचेगा कोई नहीं, ये कह सकता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो। कितना ही बड़ा हो, क्योंकि वीआईपी कल्चर इन्होंने समाप्त की अपने एक्शन से भी। प्रधानमंत्री जी ने, ये कोई छोटा निर्णय था कि लाल बत्ती एक ही ऑर्डर से समाप्त हो गई, कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा, ये छोटा निर्णय था क्या? वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का काम स्नेह स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये विश्वास बैठा रहे हैं कि आदमी बड़ा हो वो कानून का पालन करे, और उसमें घमंड आ जाए मैं तो बड़ा हूं, मेरे पे तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, वो समय समाप्त हो गया। नहीं, अहंकार की भाषा बोलने का इल्जाम तो राहुल गांधी लगा रहे हैं, कांग्रेसी और लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्होंने कह दिया मूर्खों का सरदार। क्या मूर्खों का सरदार कहा ना राहुल प्रधानमंत्री गांधी ने। जी जाने जी, कई बार मैं देखता हूं लोकसभा की बहस में भी प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी तरह का असभ्य शब्द यूज नहीं करते, और कांग्रेस और राहुल गांधी जी कितने ही शब्दों का यूज किया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सभ्य भाषा का यूज करते हैं, संवैधानिक भाषाओं का यूज करते हैं, चाहे लोकसभा में बहस हो चाहे राज्यसभा में बहस हो। और उसके बाद 24/7 उनके कार्य करने की एक नीति है, देश को आगे ले जाने की एक नीति है, भारत को विकसित भारत बनाने की उनकी एक नीति है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। नहीं, अब मूर्खों का सरदार कहा उन्होंने ना, ये बात तो सही है। कई बार कई चीजें कही थी उन्होंने, कई चीजें कही, वो तो उनका काम है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद पर हैं वो। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी के लिए कहा मूर्खों का सरदार, रैली में नहीं, कहा नहीं, ना नहीं, उन्होंने। राहुल गांधी ने ही अधिकतर कहा है प्रधानमंत्री जी पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, राहुल जी ने कहा, वो राहुल गांधी ने फिर कहा कि प्रधानमंत्री चिढ़ गए, चिढ़ के कहते हैं इसलिए मुझे ऐसा। ऐसा नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं तो कई बार देखा है मैंने बहस करते करते, या तो उनको समझ में नहीं रहता है, लोकसभा में कई बार देखा है मैंने। लोकसभा में आपको, आप कह रहे हैं राहुल जी को, राहुल गांधी को आपने देखा है, कैसा कंडक्ट दिखाई देता है आपको उनका? सीरियस नहीं रहते, वो सीरियस नहीं रहते। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? पता नहीं, लगता है हमें। आपने देखा होगा 2014 से 18 का कालखंड था, बहुत सीरियस बहस थी, उसके बाद उन्होंने किस तरह से इशारा किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आपने भी देखा होगा ना। सीरियस नहीं रहते, आंख मारी थी उन्होंने एक बार। सीरियस नहीं रहते जी, सीरियसनेस नहीं है उनके स्वभाव में। उन्होंने तो मोदी जी को गले भी लगाया था। अब वो भी कोई एक्शन था। मोदी जी कह रहे थे कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप उठो, इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तो मोदी जी ने कहा जनता बैठाएगी तब बैठोगे ना राहुल जी। हाँ, गले पड़े थे, लगाए थोड़ी था, गले पड़े थे सब, ये मनोज जी साथ ही थे। अब वो उधर से उठ के आए और प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई मेरे समझ में नहीं आया, अभी ऐसा भी कभी होता है क्या? तो उनको पता लगा कि गले पड़ने वाला अब सीन भी मैंने लोकसभा में देखा। अब उन्होंने कहा उठो उठो, ये कोई बात हुई क्या? इसलिए उनका कई एक्शन कई तरह के, ऐसा लगता है कि वो लोकसभा के सांसद हैं, किसी बड़ी पार्टी के नेता हैं, सीरियस नहीं रहते। उन्होंने तो बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा निकाली देश के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा उनकी पार्टी मानती है, उससे हिमाचल में, कर्नाटक में सरकार बन गई उनकी राहुल गांधी के पराक्रम से। वो विषय अलग है कि अलग इशू रहते हैं हर स्टेट के, लेकिन क्या भारत टूटा हुआ है क्या?
क्या यात्रा निकाल रहे थे वो? भारत तो जुड़ा हुआ है भाई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और आगे और मजबूत होगा। नहीं, उस बहुत से लोगों को लगता है राहुल गांधी की इमेज में बदलाव आया उस यात्रा के बाद। कहीं मुझे तो नहीं लगता जी, उसके बाद लोकसभा में बोले हैं, हमें तो नहीं लगा। जनता में से बता रहे हैं दाढ़ी बढ़ गई। हमें तो नहीं लगा, लोकसभा में उसके बाद बोले हैं ना, हमने देखा है। नहीं, अभी जब ये महिला आरक्षण वाला विधेयक आया उस वक्त भी राहुल गांधी ने काफी कुछ सब्जेक्ट कहा। पे थे क्या वो? सब्जेक्ट पे रहते ही नहीं है, उनको कोई एक लिख के देते हैं वही भाषण बोलते हैं। महिला आरक्षण बिल पे वो सब्जेक्ट पे थे? वो सब्जेक्ट पे थे ही नहीं। नहीं, वो जिस सब्जेक्ट पे बोल रहे थे उस पर आप लोग नहीं आना चाहते, मणिपुर पर बोल रहे थे वो। देखिए, लोकसभा में राज्यसभा में बहस सब्जेक्ट पे होती है ना। जो बिल आया डिबेट के लिए उस बिल पे बोलो आप। बिल पे बोले ही नहीं वो दूसरी बातें कर रहे थे। अजय ऐसी बात कर रहे थे कि ओबीसी के 3 ही सेक्रेटरी है। हाँ, ये विषय भी बोला है। मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, सेक्रेटरी जब बनता है, जब उसकी 25-30 साल की एक आईएएस की नौकरी हो जाती है, तो जब ओबीसी के लोग 90 में, 91 में, 92 में, 93 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सेलेक्ट ही नहीं हुए तो सेक्रेटरी कहां से बनते? अपनी आलोचना खुद ही कर रहे थे राहुल गांधी जी। उनको यही पता नहीं चलता मैं आलोचना कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। नहीं, वो ये बता रहे थे कि मैं तो एक्सरे करना चाहता हूं देश का, सामाजिक एक्सरे, उसमें मुझे पता चल जाएगा किस समाज के कितने लोग हैं। क्या ओबीसी, मैं ये कह रहा हूं, उनको ओबीसी प्रेम कहां से उमड़ पड़ा जी अचानक? आप देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जब वो इस्तीफा देते हैं, कब? 51 में। तब वो 4-5 आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकार पे, नेहरू जी की सरकार पे। उसमें एक आरोप ये भी है कि नेहरू जी, आपने कहा था कि ओबीसी के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, तो आपने साल भर गुजर गया, कमीशन नहीं बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक कारण ये भी है। उसके बाद सीताराम केसरी ओबीसी से आते थे ना, उनको धक्का देके बाहर निकाला। काका कालेलकर कमेटी लंबे समय तक बस्ते में बंद रही। मंडल कमीशन रिपोर्ट लंबे समय निकाली नहीं उन्होंने, बीपी सिंह आए तब बाहर निकली। ये ओबीसी प्रेम राजनीति कारण जागा है और कोई विषय नहीं है जी राहुल गांधी जी। लेकिन ये तो अब तो महिला आरक्षण पे बोलना था और दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे। देखिए, जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए उठे, उन्होंने कहा 27 ओबीसी के हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, आपके कभी रहे क्या 27 ओबीसी के मंत्री? तो चुप हो गए। नहीं, अब तो वो ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री से, कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कोई जात पात नहीं होती, एक जात है देश में गरीब की जात। अब प्रधानमंत्री बताते हैं कि मैं ओबीसी हूं। नहीं, वो उनकी कटाक्ष करते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, इसलिए वो उनको कहना पड़ता है। अब देखिए, राहुल गांधी जी पिछले चुनाव में हमारे बीकानेर आए। एक कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता, उनका नाम भी गहलोत, वो सरनेम लगाते थे, लेकिन वो नाई समाज से थे। तो किसी ने पूछा ये अशोक गहलोत वाले गहलोत हैं क्या? तो किसी ने कहा नहीं साहब, ये नाई समाज के गहलोत हैं। तो क्या कहते हैं उनको कि आपको कटिंग करनी आती है, आप दिल्ली आओ तो मेरी कटिंग करना। ये अपमान है जी ओबीसी समाज का। ऐसा जब अपमान करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता है, अब ओबीसी समाज अपमान नहीं सहेगा, ये बात है। लेकिन आपकी पार्टी भी तो अब कहती है ना कि हम इसके खिलाफ नहीं है जातिगत जनगणना के। क्या विषय? हम इसके खिलाफ नहीं है जातिगत जनगणना। विषय ये नहीं है जी, विषय ये है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किसने कराया? नहीं कराया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार में हुआ। हाँ। फिर आंकड़े क्यों नहीं प्रकाशित किए? उसकी बात ही नहीं करते ये राहुल गांधी जी। आप करते हैं, आपने भी उनकी बात करनी चाहिए ना, उसके आंकड़े क्यों नहीं प्रकाशित किए? वो कह रहे हैं गलती हो गई, हमसे नहीं किया हमने। गलती की बात नहीं है, वो तो खाली राजनीति करनी है। हमने उन आंकड़ों का प्रयोग करके इतना अच्छा काम किया कि आज जो पीएम आवास में गरीबों को मकान मिल रहा है, वही आंकड़े हम काम ले रहे हैं। आज शौचालय बने हैं, वही आंकड़े हम काम ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना बनी है, गरीब को लाभार्थी हमने बनाया, उसी आंकड़ों से हम काम ले रहे हैं। उस आंकड़ों से हमारा देश का कल्याण हो रहा है। नहीं तो फिर आप राहुल जी को बता दीजिए ना कि इतने परसेंट, सब पता है उनको, इतने परसेंट ओबीसी हैं। सब पता है उनको क्या, जैसे हमारी मकान बनाने की एक योजना है, तो उसके अभी ब्रेक लगा दिया अशोक गहलोत जी ने। हमने पूछा भी ऐसे क्यों ब्रेक लगाए? पता लगा ये योजना बहुत पॉपुलर है, अगर ये सफल हो गई तो मोदी जी और पॉपुलर हो। मोदी जी तो पॉपुलर हैं ही भाई,
मोदी जी की हर योजना में केंद्र बिंदु गरीब है, गरीबों की कल्याण की वो बात करते हैं, खाली बात नहीं करते हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहला भाषण जो उनका सेंट्रल हॉल में होता है उसमें वो कहते हैं मेरी ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को समर्पित होगी। 2014 से 19 की सरकार भी गरीबों को समर्पित थी और 19 से 24 वाली सरकार भी गरीबों को समर्पित है, ये उनको ध्यान में आ जाना चाहिए। राहुल गांधी पर बहुत सारी बात हो गई। प्रियंका गांधी भी प्रचार में जगह जगह जाती हैं और अब तो ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा प्रचार पार्टी उन्हीं से कराती है। वो इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जी पिछली बार एक झूठा वादा करके गए तो जनता में रोष है, तो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली भी, राहुल गांधी को कम बुलाओ, प्रियंका गांधी को बुलाओ, और कोई विषय नहीं है। उनमें गंभीरता दिखती है आपको? देखिए वो तो लोकसभा में नहीं है ना राज्यसभा में, मैं क्या बताऊं। चुनाव में तो देखते होंगे ना आप उनको? नहीं, हम वगैरह तो भी देखते लोकसभा में, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, इसलिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री, इसलिए लोकसभा में कोई होता तो बताता। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं ये इन चुनावों को जो अभी चल रहे हैं इसको सेमीफाइनल बताते हैं, ये 2024 का सेमीफाइनल है। जैसे अभी इंडिया सेमीफाइनल में जीती है, तो ऐसे ये 2024 तक चढ़ने की सीढ़ी है, ऐसा लोग बहुत से लोगों को लगता है। आपको लगता है कि इसका देखिए परिणाम हर का कुछ असर राज्यों के पड़ेगा? चुनाव अपने अलग मुद्दों पे होते हैं, जो केंद्र का चुनाव है हमारा, जो जनरल इलेक्शन है वो अलग मुद्दों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जनता भी मानती है, सब जानते हैं कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार, इसमें कोई संशय ही नहीं किसी को। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इसके अपने अलग अलग समीकरण हैं, लेकिन राजस्थान में पक्का तय है कि बीजेपी आ रही है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी हम आ जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी हम टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को। आपने एक जगह लगा दिया टक्कर दे रहे हैं और एक जगह अगर लगा दिया मध्य प्रदेश में। नहीं, हम आए हैं, कह रहा हूं ना, यहाँ तो पक्के ही आ रहे हैं। यहाँ पक्का आ रहे हैं। हाँ। तो इंडिया अलायंस को खारिज कर दिया आपने बिल्कुल। वो तो खुद ही खारिज हो गए ना, वो तो खुद ही खारिज हो गए भाई। आपके समाजवादी पार्टी के नेता को कोई कांग्रेस का बड़ा नेता ऐसे बोले, कौन है अखिलेश वखिलेश, फिर तो टूट गया भाई, गठबंधन टूट गया इनका। तो राजस्थान में अभी आपकी सरकार बनना निश्चित है और मोदी जी का 24 में आना निश्चित, दोनों बातें? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप चुनाव मंच में